विकास है। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुधारती। जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग पीएचडी एडमिशन 2022 में रिसर्च प्रपोजल को लेकर एक सीरीज़ चालू किए हैं कि रिसर्च प्रपोजल कैसे बनना चाहिए। और उसके लिए हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में बात किए थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिसर्च टॉपिक। सेकेंड वीडियो में हम लोग बात किए थे कि रिसर्च क्वेश्चन को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए और उसको लेकर क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। थर्ड वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि जो हाइपोथेसिस होता है, रिसर्च हाइपोथेसिस होता है, उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है रिसर्च प्रपोजल को लेकर और उसको कैसे फॉर्मुलेट करना चाहिए। और चौथी वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि इंटरव्यू को लेकर पीएचडी इंटरव्यू को लेकर या वाइवा को लेकर हमारा हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होना चाहिए। और उसमें हम लोगों ने आप अगर उस वीडियो को आप जाकर देखिएगा कि इंटरव्यू में हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए ड्यू को लेकर और जेएनयू को लेकर, उसकी बात हम लोग किए थे। और आज हम लोग बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू की, जो रिसर्च प्रपोजल का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है? क्योंकि आप लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से ही आप थ्योरेटिकल बेस बना पाते हैं अपने रिसर्च प्रपोजल का। दूसरा, कंसेप्चुअल एक फ्रेमवर्क विकसित कर पाते हो उससे आप लिटरेचर रिव्यू से ही। और तीसरी अगर देखी जाए तो लिटरेचर रिव्यू कहीं ना कहीं आपके जो रिसर्च क्वेश्चन है उसमें क्लियरिटी लाता है रिसर्च क्वेश्चन में। उसके बाद आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला पार्ट जो होता है आपके रिसर्च प्रपोजल में, उसमें इम्प्रूवमेंट लाता है लिटरेचर रिव्यू। और आपको कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलती है वहाँ से कि आपका जो रिसर्च मेथोडोलॉजी जो होनी चाहिए आपके रिसर्च के लिए, उसके लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या हो सकता है। किसी के लिए हो सकता है क्वालिटेटिव, किसी के लिए क्वांटिटेटिव, किसी के लिए सर्वे मेथड हो सकता है। तो आप लिटरेचर रिव्यू जब करते हैं तो वहाँ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होता है कि हाँ, हमारे टॉपिक के लिए कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी परफेक्ट होगा। और ये आपका लिटरेचर रिव्यू आपको इसको गाइड करता है। तो आज हम बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू पर और लिटरेचर रिव्यू कैसे करना चाहिए और उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर बात करेंगे। और हमारे साथ आज हैं रचना नारायण, जो हमारे डिपार्टमेंट से पीएचडी स्कॉलर हैं। और रचना, आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए और हम आज बात करेंगे लिटरेचर रिव्यू पर। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रचना नारायण है और मैं अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ, सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ। मैंने अपना मास्टर्स जेएनयू से किया है, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। तो आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और लिटरेचर रिव्यू का क्या इम्पोर्टेंस है, उसे कैसे लिखना चाहिए अपने रिसर्च प्रपोजल में, उस पर चर्चा करनी है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी और जेएनयू और बाकी सभी यूनिवर्सिटीज़ में पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें आती है वो होती है रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं मानती हूँ वो है लिटरेचर रिव्यू। तो लिटरेचर रिव्यू बेसिकली होता क्या है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो लिटरेचर रिव्यू के बारे में अगर हम समझें तो वो ये है कि जितने भी लोगों ने पहले रिसर्च कर चुका है आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, जितने लोगों ने पहले रिसर्च कर चुके हैं उन चीज़ों को ढूंढना, उसे पढ़ना और उसे समझना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक सिस्टमैटिक इवैल्यूएटिव स्टडी होता है, जो पुराने रिसर्च जो हम लोग कर चुके हैं उस पर एक सिस्टमैटिक स्टडी किया जाता है। तो इसके लिए हमें जितने भी जर्नल्स, आर्टिकल्स, बुक्स, गवर्नमेंट कॉन्फ्रेंसेस, इवन जो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं, इन सभी को इकट्ठा करना होता है, इन्हें ढूंढना होता है डिफरेंट रिसोर्सेज से। तो अगर हम बात करें कि कौन से रिसोर्स से हमें मिलेंगे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें गूगल स्कॉलर पे अगर हम चाहें तो हमें सारे डेटा मिल जाते हैं, सारे बुक्स सब डाउनलोड कर सकते हैं उससे। फिर एकेडमिया से कर सकते हैं, जे स्टोर से कर सकते हैं। तो ऐसे सभी जगह से हमें मैं बस एक चीज़ मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, जिसे रचना अभी बता रही है कि जो अगर मैं इनके पॉइंट को समराइज़ करूँ तो फर्स्ट स्टेज तो ये होता है कि लिटरेचर रिव्यू आप करना चाह रहे हो तो फर्स्ट बात है कि आप अपने जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उससे रिलेटेड जो भी लिटरेचर है उसको आप सर्च कीजिए। और सर्च करने के लिए आपको इंटरनेट वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं या आप लाइब्रेरी जा सकते हैं। अगर बुक आपको लेना है तो लाइब्रेरी में आपको बुक मिल जाएगा, जर्नल्स आपको देखना पड़ेगा। और अगर
इंटरनेट सोर्स की बात की जाए तो हम लोगों ने इस पर एक वीडियो भी बनाया था कि जो सोर्सेज ऑफ रिसर्च मटेरियल कहाँ से सर्च किया जाए, तो उसमें हम लोग बात किए थे कि कौन कौन सा सोर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आप उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं कि हाँ, लिटरेचर रिव्यू कहाँ से सर्च किया जाए। और जो ये फर्स्ट स्टेज जो है वहीं से स्टार्ट होता है कि आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो भी है आपका, वहाँ से आप लिटरेचर अपने जो आपका जो टॉपिक है, रिसर्च टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो भी बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन जो भी है वो सर्च कीजिए और उसको कलेक्ट कीजिए। फर्स्ट स्टेज। ठीक आगे आप। तो सिंस अब जब हमारे पास सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हो चुके हैं, तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि हम हर आर्टिकल, हर बुक्स को तो पढ़ सकते नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि इसे सॉर्टिंग करना ज़रूरी है। तो अब सॉर्टिंग कैसे करेंगे, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल्स के एब्स्ट्रैक्ट पढ़ना और बुक के समरीज़ पढ़ना। जब आप आर्टिकल्स और समरीज़, जब एब्स्ट्रैक्ट्स और समरीज़ पढ़ लेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट के से रिलेटेड कौन कौन से आर्टिकल आपके पास है और कितने बुक्स जो आप लाइब्रेरी से लाए हैं या आप लोगों ने डाउनलोड किया है वो आपके पास है। अब हमने जब सब सॉर्टिंग कर चुके हैं, अब हमारा सेकेंड स्टेज आता है पढ़ना शुरू करना। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सारे आर्टिकल्स को एक थीमेटिक तरीके से पढ़ना, और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। थीमेटिक तरीके से पढ़ने का मतलब ये होता है कि जब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे, मान लीजिए हमारे पास 5 आर्टिकल्स हैं, तो जब हम आर्टिकल पढ़ना शुरू करेंगे तो वील गेट टू नो दैट किस चीज़ में हमें हिस्टोरिकल रिव्यू मिल रहा है, किस आर्टिकल्स में हमें एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क मिल रहा है, किसी आर्टिकल्स में हमें बेस पता चल रहा है, लॉज, थीम्स, इनके बारे में पता चल रहा है। तो इस तरीके से हम थीम के बेसिस पे सारे आर्टिकल्स को पढ़ के उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा एक सॉर्टिंग और थीमेटिक इवैल्यूएशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है। मतलब ये सेकेंड स्टेज है कि फर्स्ट तो स्टेज तो हो गया कि आप लिटरेचर सर्च करो, उसको कलेक्ट करो। सेकेंड स्टेज है कि उसको कैसे रिव्यू किया जाए, उसको लेकर क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। तो रचना के हिसाब से उसका अप्रोच हमारा हो सकता है कि हम उसके इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ें हम, और उसके समरी को पढ़ें, और वहाँ से हम एक थीम बेस उसको करें कि थीम हमारा क्या होना चाहिए। अगर मान लो आप हेल्थ पर काम करना चाह रहे हो तो हेल्थ में हो सकता है थीम की वुमेंस के हेल्थ की बात कर सकते हो। उसमें दूसरा थीम हो सकता है कि रूरल पर आप काम करना चाह रहे हो कि आप अर्बन पर काम करना चाह रहे हो। तो ये थीम जो है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप डिसाइड नहीं कर पाओगे तो लिटरेचर रिव्यू बहुत ब्रॉड हो जाएगा और उसमें क्लियरिटी नहीं आ पाएगा। तो इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये है कि थीम जो है वो लिटरेचर रिव्यू करने के दौरान ही आता है। ऐसा नहीं कि पहले से आप कोई थीम बना सकते हो। आप लिटरेचर रिव्यू करते हो तो उससे वहाँ आपको थीम बनता है, और वो थीम को आप अपने कहीं ना कहीं टॉपिक से आप जोड़ते हो कि हमारा जो टॉपिक जो है, जो लिटरेचर रिव्यू का जो थीम है वो कैसे उससे जुड़ रहा है। ठीक है। सो अब हम लोगों ने बात कर लिया कि थीम कैसे बनाना है, थीम सॉर्टिंग कैसे करना है, और लास्ट चीज़, अब सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें जो एक मैं मानती हूँ वो है रिसर्च गैप ढूंढना और उसके बारे में समझना। तो जब हम लोगों ने लिटरेचर रिव्यू किया, जब हम लोगों ने सारे आर्टिकल्स एंड जो भी अवेलेबल सोर्सेज हैं, ऑब्वियसली सोर्सेज एक अनलिमिटेड सोर्सेज हैं हमारे पास, हम सब सोर्सेज तो पढ़ नहीं सकते, बट हमारे पास जितने भी सोर्सेज हैं उतना पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि कौन से गैप को हम ढूंढ रहे हैं, जो वही होगी हमारी रिसर्च प्रपोजल का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो अब हमें ये देखना है कि जब हम लोगों ने रिसर्च आर्टिकल पढ़ लिए सारे, तो हमें एक गैप मिल चुका है, एंड दैट वुड बी द रिसर्च गैप विच विल बी टॉकिंग अबाउट इन आवर होल 5 ईयर ऑफ द जर्नी ऑफ रिसर्च। तो ये जो 5 ईयर जर्नी का जो एक सिलसिला शुरू होता है वो इस लिटरेचर रिव्यू से ही स्टार्ट होता है, जो गैप ढूंढना, और किस तरीके से हम एक 5 साल कंप्लीट करेंगे, एक रिसर्च ऐसा प्रोड्यूस करेंगे कि वो इस लिटरेचर रिव्यू के गैप को फिल इन कर सके। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो रिसर्च गैप जो होता है वो कहीं ना कहीं आपका उसका लिंकेज सेंट्रल जो क्वेश्चन होता है हमारा, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं रिसर्च जो गैप होता है उसी से कहीं ना कहीं आपका लिंकेज होता है आपका, कि आपका जो सेंट्रल क्वेश्चन है, चाहे रिसर्च प्रॉब्लम्स है, वो आपका ओरिजिनेट यहीं से होता है, रिसर्च गैप से। कि आप देखते हैं कि मान लो आप, जिसे मैंने एग्जांपल दिया कि आप चाइना और नेपाल पर काम कर रहे हो, चाहे आप दूसरा एग्जांपल ले लो कि कोई नेपाल और इंडिया पर काम करना चाह रहा है, तो वहाँ जाके उसका एक थीम हो सकता है कि हाँ, कि हाइड्रो पावर जो है उसमें क्या न्यू स्कोप क्या हो सकता है उसमें। तो आप न्यू स्कोप पर काम कर रहे हो कि हाँ नेपाल और इंडिया में जो हाइड्रो पावर है उसमें भविष्य में उसका न्यू स्कोप क्या हो सकता है। तो एक थीम ले लिया आपने, अब वहाँ पर आप लिटरेचर रिव्यू करने जा रहे हैं,
तो लिटरेचर रिव्यू आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ कौन सा एस्पेक्ट कौन सा स्कॉलर कवर किया है। तो आपको लिटरेचर रिव्यू करते समय ही आपको पता चल जाए कि वो यहाँ पर गैप है, रिसर्च गैप है कि इस एस्पेक्ट पर तो बात किया ही नहीं किया है, तो वो आपका रिसर्च गैप होगा। दूसरी बात कि कहीं ना कहीं आप जब लिटरेचर रिव्यू कीजिएगा और रिसर्च गैप मिलेगा आपको, तो आपको ये भी पता चलेगा उससे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन कौन सा इस्तेमाल किए हैं, कौन स्कॉलर। मान लीजिए आप नेपाल और इंडिया पर हाइड्रो पावर पॉलिटिक्स पर, चाहे हाइड्रो पावर का जो फ्यूचर आप देख रहे हैं, तो उस पर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो, तो हो सकता है कि मान लो हर्ष वी पंत का कोई आर्टिकल है, तो उन्होंने एक एस्पेक्ट को कवर किया है, और हो सकता है कि उन्होंने क्वालिटेटिव मेथड को अपनाया, दूसरा हो सकता है कि क्वांटिटेटिव मेथड को अपनाया है। तो इस तरह कहीं ना कहीं लिटरेचर रिव्यू आपको रिसर्च मेथडोलॉजी जो है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग देता है। ठीक है, तो ये बात सही है, जैसे आपने विकास आपने कहा कि जो लिटरेचर रिव्यू होता है हमारा, वो एक हॉलिस्टिक व्यू देता है, वो एक कंप्लीट व्यू देता है। हमारा हाइपोथेसिस भी इसी से निकल के आता है, एक आइडिया हमें इसी से मिलता है कि रिसर्च में आगे कैसे फंक्शन करना है। मेथोडोलॉजी के बारे में पता चलता है, कौन से इंडक्टिव है, कुछ डिडक्टिव यूज़ कर रहे हैं, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, कुछ एथनोग्राफी पे काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें रिव्यू से ही पता चलता है, लिटरेचर रिव्यू से ही पता चलता है। अब हमें बात करना चाहिए कि हमें इसे लिखना कैसे है। तो लिटरेचर रिव्यू जो होता है वो कम से कम मिनिमम 10 पेज के होने चाहिए, लाइक 8 to 10 पेज। तो इट शुड कंसिस्ट ऑफ 8 to 10 पेज एटलीस्ट, लाइक दिस इज द बेसिक। इसको स्टैंडर्ड माना जाता है कि आपका 8 या 10 पेज का अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय में फॉर्म भर रहे हैं, या इवन JNU में, जामिया मिलिया इस्लामिया, या अलग स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी भर रहे हैं, तो जो प्रोफेसर्स बैठेंगे वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके पास इतना अमाउंट ऑफ आपने रिसर्च करके आप आए हैं, बिकॉज लिटरेचर रिव्यू ही दिखाता है कि आप कितना रिसर्च और बैकग्राउंड पे काम करके आए हैं। तो ये बहुत बेसिक चीज़ है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं? तो पहले तो हो गया कि इतने नंबर ऑफ पेजेस होने चाहिए। दूसरा है, अब लिखने का प्रोसेस में सबसे पहले जो थीम्स पे हम लोगों ने पहले बात किया, अब ये थीम्स हमें यहाँ मेंशन करना है। सारे थीम्स एक एक करके मेंशन होने चाहिए, ना कि हमें अलग अलग आर्टिकल्स मेंशन करने चाहिए। तो हम लोग ऐसे मेंशन करेंगे, जैसे विकास ने एग्जांपल दिया है चाइना, नेपाल और इंडिया का, तो मैं इसी को एक एग्जांपल के तौर पे मैं आप बता सकती हूँ। तो जैसे मैं अगर काम कर रही हूँ, मैं आर्टिकल कुछ एक मैं एक रिसर्च करना चाह रही हूँ जिसमें चाइना, इंडिया और नेपाल इन्वॉल्व्ड है, तो मैं पहला थीम लूँगी हिस्टोरिकल रिव्यू, कि क्या हिस्ट्री बिहाइंड, क्या इन तीनों देश के पीछे हिस्ट्री क्या है। तो पहला हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू लिखूँगी, और इस पर कौन कौन से आर्टिकल्स हैं मैं इसमें मेंशन करूँगी, कौन कौन से बुक्स हैं वो इसमें मेंशन करूँगी, और हर थीम में मैं ये मेंशन ज़रूर करूँगी कि ये किस तरीके से मेरे प्रपोजल से लिंक्ड है। दूसरा अगर मैं पॉइंट लूँ कि चलो मैं बात करूँगी अब इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू, तो अब मैं बात करूँगी कौन कौन से ऑथर्स हैं या कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो इंडिया का पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर रहे हैं, तो ये भी एक थीम हो गया। फिर चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू, तो कौन कौन से ऑथर्स हैं जो चाइना का पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन कर रहे हैं। फिर अगर हम एक ओवरऑल अगर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी पे बात करेंगे, तो एक थीम ले लेंगे हम सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, उसको एज अ थीम लेके चलेंगे, और उस पर हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से ऑथर्स ने इस पे काम किया है। तो इस तरीके से 5 से 6 थीम में हम लोग अगर एक प्रपोजल को डिवाइड करते हैं, तो ये एक अच्छा प्रपोजल माना जाता है। और लास्ट होता है कंक्लूडिंग स्टेटमेंट। तो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट जो लिटरेचर रिव्यू में होता है, वो ये होता है कि इतने सारे थीम्स के बाद और इतने सारे आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ने के बाद हमें क्या रिसर्च गैप मिला, किस रिसर्च गैप पे हम काम करना चाहते हैं, कैसे वो रिसर्च गैप जो है वो कंसिस्टिंग जो अवेलेबल आर्टिकल्स है और अवेलेबल जो डेटा है उस पर फिल इन होगा। और तीसरा, ये जितने भी हम लोगों ने आर्टिकल्स पढ़े हैं वो किस तरीके से मैं हमारे रिसर्च को जस्टिफाई कर रहा है कि हम कुछ भी नहीं पढ़ सकते हैं, हमें उन चीज़ों को ही पढ़ना है जो मेरे एरिया ऑफ इंटरेस्ट पे है, मेरे रिसर्च से रिलेटेड है। वहीं कहीं ना कहीं आपका जो लिटरेचर रिव्यू के दौरान ही जब हम थीम बेस लिटरेचर रिव्यू करते हैं, तो हमारा जो कहा जाता है कि आपका एक्सपेक्टेशन रखा जाता है, खासकर सोशल साइंस के रिसर्च में, कि आप कि जो आपका लिटरेचर, आपका जो रिसर्च प्रपोजल है या आपका रिसर्च प्रॉब्लम है जिस पर आप काम करना चाहते हैं 4 या 5 साल, उसको कहाँ कंटेक्चुअलाइज करना चाह रहे हैं। तो
आप जब लिटरेचर रिव्यू करते हैं और थीम बेस करते हैं, जैसे रचना ने बताया, बहुत प्रैक्टिकल वे में बताया कि कैसे लिटरेचर रिव्यू करना चाहिए और हम किस थीम, कोई ना कोई थीम पकड़ कर लिटरेचर को रिव्यू करना चाहिए, और उसी थीम में कहीं ना कहीं आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि हमारा जो सेंट्रल क्वेश्चन है या जिसको रिसर्च प्रॉब्लम कहते हैं, उसको कैसे कंटेक्चुअलाइज करना है। कि आप मान लो कोई फाइंडिंग करना चाह रहे हो, तो फाइंडिंग ऐसा तो है नहीं कि आप हवा में कर दोगे, कोई ना कोई उसका कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो आपका लिटरेचर रिव्यू कहीं ना कहीं उसको कंटेक्चुअलाइज भी करता है, जो लिटरेचर रिव्यू है, तो उस कंटेक्स्ट में भी देखा जाए कि आपका कोशिश करो कि आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो फर्स्ट की थीम आप पकड़ो, कोई भी उस थीम पर आप लिटरेचर रिव्यू करो और उसका एक कंटेक्स्ट भी देखोगे कि आपका जो रिसर्च प्रॉब्लम आप जो लेकर चल रहे हैं उसको आप कैसे कंटेक्चुअलाइज कर सकते हैं। अब हम रचना बात करते हैं कि लिटरेचर रिव्यू में जो थ्योरेटिकल पूछा जाता है कि आपका थ्योरेटिकल बैकग्राउंड क्या है या कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जो है, उस पर आप कुछ बताइए कि कैसे उसको थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है उसको लेकर क्या हमें मतलब करना चाहिए कि आपका लिटरेचर रिव्यू में। ठीक है, जैसे जहाँ तक बात होता है थियोरेटिकल फ्रेमवर्क का, तो जब भी हम किसी आर्टिकल या बुक को पढ़ने जाएंगे तो हर जो भी बुक्स लिखी जाती है उसके बैकग्राउंड एक थियोरी पे बेस्ड होता है। जैसे कि अगर हम चाइना और नेपाल की बात करेंगे तो बहुत सारी बुक में हमने देखा है कि जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है या आइडियलिज्म है या इवन स्ट्रक्चरलिज्म है, ये कंस्ट्रक्टिव, जो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, जो थियोरीज हैं, इसके बेस पे ही बुक्स और आर्टिकल्स भी लिखे जाते हैं। तो इस चीज़ की मेंशन भी हमें अपने लिटरेचर रिव्यू में करना है कि कौन से थीम को मेंशन किया गया है। अगर हम काम करना चाहते हैं आइडियलिज्म वाले किसी कॉन्सेप्ट पे, तो हमें उन किताबों को पढ़ना है। इवन उन किताब जैसे कि केनेथ वॉल्स बात करते हैं नियोडियलिज्म की, तो हम ऐसा नहीं, तो हमारे को जब लिटरेचर रिव्यू लिखेंगे हम, तो वील ऑल्सो मेंशन कि हाउ केनेथ वॉल्स हैज़ टॉक्ड अबाउट नियोरियलिज्म एंड हमारे रिसर्च से ये किस तरीके से रिलेटेड है। मे बी केनेथ वॉल्स ने नहीं मेंशन किया होगा चाइना, नेपाल और इंडिया के बारे में, बट वी नो दैट द नियोरियलिज्म कॉन्सेप्ट इज प्रेजेंट देयर। सो हम लोग इस दो, जो थियोरी बेस है और जो हमारा प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट है, जो हमारा रिसर्च आइडिया है, इसको मिक्स करने का जो प्रोसेस होता है, ये भी लिटरेचर रिव्यू में ही किया जाता है। अगर मैं इनके पॉइंट को समराइज़ करूं कि अगर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो तो कहीं ना कहीं लिटरेचर रिव्यू से ही आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क निकल के आता है। थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क को अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो उसका मतलब होता है कि आप अगर अपना रिसर्च प्रपोजल का रिसर्च क्वेश्चन जो भी फॉर्मुलेट किए हो, तो उसका कोई ना कोई, अगर आप मान लो कोई बुक को रिव्यू कर रहे हो, मान लो जैसे रचना ने केनेथ वॉल्स का एग्जांपल दिया, उसी तरह अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं रजनी कोठारी को इंडिया में, तो माना जाता है कि उन्होंने इंस्टीट्यूशनल और फंक्शनलिज्म पर उन्होंने काम किया था। उसी तरह आप एग्जांपल ले सकते हो क्रिस्टोफर जेफर लॉर्ड का, उन्होंने हिंदू नेशनलिज्म पर काम किया है, ठीक है, और एक हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म का कंसेप्ट दिया है। उसी तरह आप अगर मान लीजिए सेकुलरिज्म पर काम कर रहे हैं और सेकुलरिज्म पर जाकर आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, तो वहाँ भी अलग अलग थ्योरी एग्जिस्ट करता है। जैसे आप वहाँ पर है राजीव भार्गव है, उनका सेकुलरिज्म का एक अलग थ्योरी है, ठीक है, एक वेस्टर्न कंसेप्ट अलग है। उसी तरह टी.एन. मदान जो है, उन्होंने एक अलग कंसेप्ट दिया है। तो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि आप लिटरेचर रिव्यू करने जा रहे हैं, तो आपका जो थ्योरेटिकल बेस जो होगा आपके रिसर्च का, उसको आप उसमें बताना होता है आपको कि आप किस थ्योरी को पकड़ रहे हैं, कहाँ कंटेक्चुअलाइज कर रहे हैं उसको, और लिटरेचर रिव्यू में आपका ये दिखना चाहिए कि हाँ ठीक है। आप कंक्लूडिंग पार्ट में अगर कुछ आप और बोलना चाहते हैं इसमें, तो कंक्लूडिंग पार्ट, सो इन हम लोगों का जितना भी बड़ा डिस्कशन रहा है, इसमें सबसे तो कंक्लूड हम लोग ये कर सकते हैं इस तरीके से कि लिटरेचर रिव्यू का इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरीके से एक होलिस्टिक व्यू प्रोवाइड करता है, वो हमारे रिसर्च प्रपोजल का एक तरीके से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है लिटरेचर रिव्यू। सो और ये जो लिटरेचर रिव्यू है, ये हमारे एंड तक हमारे साथ रहता है। इसमें हम और ऐड ऑन करते ही चले जाते हैं। तो ये 5 साल का प्रोसेस है, मतलब कहा जाए तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये नहीं हुआ कि आप रिसर्च प्रपोजल बना लिए, 10 बुक पढ़ लिया आपने, 5 जर्नल्स पढ़ लिया, 10 मैगजीन पढ़ लिया और ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। लिटरेचर रिव्यू जो है क्या है कि आपका जब तक रिसर्च चलेगा, जब तक वो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। लिटरेचर रिव्यू को अगर आप रिसर्च प्रपोजल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो यहाँ सिर्फ आपसे यही एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि आप कुछ स्टैंडर्ड बुक पढ़े हों, कुछ जर्नल्स पढ़े हों,
जो आपके रिसर्च प्रपोजल से रिलेटेड हो और जो आपके रिसर्च प्रॉब्लम को कंटेक्चुअलाइज कर पाए। और अगर दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें देखा जाए तो आपसे ये एक्सपेक्टेशन किया जाता है कि कहीं ना कहीं उसमें आप रिसर्च गैप दिखा पा रहे हैं कि नहीं दिखा पा रहे हैं, अपने लिटरेचर रिव्यू से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं किया जाता है। अगर और दूसरा कि रिसर्च मेथोडोलॉजी कहीं ना कहीं आपका लिटरेचर रिव्यू भी रिसर्च मेथोडोलॉजी को आपके इंप्रूवमेंट करता है कि हाँ लिटरेचर रिव्यू के माध्यम से आपको पता चलता है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए, वहाँ हेल्प करता है। तो ये जो 3-4 पॉइंट अगर हम लोगों ने जो डिस्कस किया इस पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है आप लोगों को। और मेरे हिसाब से लिटरेचर रिव्यू को लेकर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, परफेक्ट कुछ नहीं होता है आपका। आप देखो कि हाँ थियोरेटिकल बेस बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, रिसर्च गैप निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा है, और तीसरा कि उसके माध्यम से आप रिसर्च मेथोडोलॉजी का भी अंडरस्टैंडिंग आपका आ जाना चाहिए कि हाँ रिसर्च मेथोडोलॉजी आप अपने रिसर्च प्रॉब्लम को लेकर आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होना चाहिए, रिसर्च अप्रोच क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसको इंडअप करते हैं और थैंक यू सो मच रचना कि आपने टाइम दिया। और आप सभी व्यूअर्स से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। काफ़ी हम लोग मेहनत करके आप लोगों को बना रहे हैं आप लोगों के लिए वीडियो। और इंटरेस्टिंग चीज़ एक चीज़ और मैं बता दूं आप लोगों को, इसको यूट्यूब चैनल पर तो आप देख ही रहे हैं, और अगर आप इसको चाह रहे हैं कि रिटर्न फॉर्म में भी अगर आप पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इंटरनेट पर जाकर पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं अपने यूट्यूब चैनल में शेयर कर दूँगा। आप उस लिंक पर जाइएगा और आपको रिटर्न फॉर्म में वो आपको मिल जाएगा, वहाँ पर अभी जाकर आप पढ़ सकते हैं इसको। और मैं फिर आप लोगों से अगेन एक बार और रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी किया कीजिए कि हम लोग जो है काफ़ी मेहनत से वीडियो बनाते हैं। और मैं नेक्स्ट अभी हम लोग जो आज जैसे लिटरेचर रिव्यू पर बात की, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी पर कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है आपके लिटरेचर रिव्यू के लिए। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए।